वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ फाइनेंस इज किंग, जहां पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, बैड डेट के बारे में, अच्छे क्रेडिट्स के बारे में, किस तरीके से वो अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो अपने अर्ली 20s में या अर्ली 30s में। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कौन कौन सी गलत फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जिनसे आपको दूर बच के रहना चाहिए अगर आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है तो। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो क्यों डिप होता है, कौन कौन से रीजंस है और क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर को है रिवाइव कर सकते हो। क्योंकि कनाडा के अंदर क्रेडिट स्कोर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो कौन कौन से आपको उससे नुकसान होंगे वो सब इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। पहला एपिसोड अगर नहीं देखा, ऊपर कार्ड्स में लिंक होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके पहला एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो का जो कोर टॉपिक है वो यही है, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो उससे हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में जब आप कोई बहुत बड़ा काम करने जाओगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसका कि क्रेडिट स्कोर 750 टू 900 की रेंज में है और अगर आप उस कंडीशन पे जब आपका क्रेडिट स्कोर 450 टू 500 या 600 की रेंज में है, अगर आपको नहीं पता ये रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है तो मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कनाडा में कौन सा क्रेडिट स्कोर किस लेवल पे किस रेंज में लाइक करता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इस रेंज में लाइक कर रहा है, अब इससे होगा ये, जब आपका क्रेडिट स्कोर इस लेवल पे होता है मतलब बहुत कम होता है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत ज्यादा हाई मिलेंगे। सिंपल सी बात है, बैंक को आप पे या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जहां से भी आप लोन कराते हो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ना आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है ना आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा है। थोड़ी सी मैथ्स करके समझते हैं। एक बंदा जिसका की क्रेडिट स्कोर 750 टू 900 की रेंज में आता है, जो कि अच्छा कंसिडर किया जाता है, 800 से ऊपर एक्सीलेंट की कैटेगरी आती है। उस केस में अगर वही बंदा बैंक के पास जा रहा है $500,000 का लोन लेने के लिए 10 साल के लिए, 5.99 इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है, बैंक को उस पर ट्रस्ट है। तो जो उसके मंथली पेमेंट बनेगी इस केस में वो 5548 होगी, यानी $5,548 अ मंथ होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, सेम सपोज हम रखते हैं 500,000 का आपने लोन लेना है, 10 साल के लिए लेना है, बट क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं है, बैंक को आप पे ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से जो 5.99 उस बंदे को मिला था आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.99। ये जस्ट मैं एक बेसिक अजम्पशन ले रहा हूँ, हालांकि होगा इससे बहुत ज्यादा। आपकी जो ईएमआई बैठेगी मंथली वो होगी $6,631। तो अब ये देखो, $1,000 से $1,200 का सीधा सीधा इस पर डिफरेंस आ गया। तो सुनने में इतना पता नहीं लगता कि 3-4% का ही तो डिफरेंस है, बट ये तो चलो मैंने अमाउंट छोटी ली है, बट अगर आप कोई बड़ी अमाउंट लेते हो तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट बीच में क्रिएट होगा, यानी जो आपको एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आपका स्कोर अच्छा नहीं और आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है, वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। अब बढ़ते हैं उन रीजंस की तरफ जिनकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पे एक ड्रॉप आता है। तो रीजन नंबर 1 आता है मिसिंग पेमेंट्स या फिर लेट पेमेंट्स। अब देखो, अगर किसी को अपनी स्टेटमेंट रीड करनी नहीं आती तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। सीधा सा इसका मतलब ये है, बिल्कुल आसान भाषा में, आपने पूरा महीना क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसके बाद महीने के एंड में तो आपके पास एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपको इतनी पेमेंट इस ड्यू डेट के पहले करनी है, और वो जनरली 21 डेज का पीरियड होता है, बाकी डिपेंड कर सकता है किसी ना किसी बैंक के ऊपर। उस 21 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते या फिर अगर मिनिमम पेमेंट भी नहीं करते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में $10 होती है, बाकी डिपेंड कर सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अलग भी हो सकती है। अगर आप मिनिमम पेमेंट भी नहीं करते हो, एक बार मिस करो, 2 बार मिस करो, 3 बार मिस करो, सबसे पहली बात तो आपको उस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह कि इस छोटी सी चीज की वजह से कि आपने वो अमाउंट पे आउट नहीं की, जस्ट बिकॉज कि आपने बिना सोचे समझे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए और पैसे है ही नहीं उनके पे आउट करने के लिए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे खासे पॉइंट से डिप करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कोई नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आप एक अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के अंडर अजम्पशन बना सकते हो अपने लिए। एक बार अगर आपसे ये गलती हो गई, उसके बाद जब आपका पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, आई स्वेयर टू गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आपसे ये गलती एक बार हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है, मैं एक बार गलती से भूल गया अपनी पेमेंट करनी, जिसकी वजह से मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री थी उसके बाद 5 पॉइंट्स का डिप आया। 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आपको उसको वापस रिवाइव करना है तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा चीज है। मुझे उन 5 पॉइंट्स का जो डिप आया था उसको रिवाइव करने के लिए लगभग 8 से 9 महीने लगे थे। अब सोचो 5 पॉइंट्स के लिए अगर 8 से 9 महीने लग सकते हैं, अगर आप कोई बड़ा ब्लंडर कर देते हो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ, तो कितना ही टाइम आपको लगेगा वो वापस को रिकवर करने में। सेकंड रीजन जो आता है भाई, वो है आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उससे 30% से ज्यादा यूज करना। देखो, ये कोई सेट रूल नहीं है कि आप 30% ही कर सकते हो या 20 ही कर सकते हो। अगर आप अपनी जो यूटिलाइजेशन लिमिट है उसको 30% के नीचे रखते हो, जो कि आपके लिए भी सही है, अगर आपको कल को अपनी स्टेटमेंट पे करनी होगी उस केस में भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। सेकेंडली, उस चीज को आप रेगुलरली कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आप 30% से ऊपर अपनी लिमिट को लेके जा रहे हो, बार बार ऑलमोस्ट हर महीने लेके जा रहे हो, फिर टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो एट द एंड सेम चीज होगी जो हमारे पहले केस में हुई थी। इस चीज से बचने के लिए एक ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो वो ये है कि एक ही साथ पेमेंट ना करके, लेट्स सपोज आपको पता है महीने के एंड में मेरी एक एक्स अमाउंट की स्टेटमेंट बनने वाली है, तो आप महीने के दौरान ही छोटे छोटे पार्ट्स में या तो पेमेंट कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपकी यूटिलाइजेशन भी एक तो कम होती रहेगी, क्योंकि आप साथ साथ पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी यूटिलाइजेशन 30% के नीचे आई जा रही है। सेकंड थिंग जो ये होगी कि आपकी पेमेंट कोई भी मिस नहीं होगी, जो कि फर्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया था।
इसके साथ एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आप अपनी ऑटोमेटिक पेमेंट्स को सेटअप कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे रिलाई नहीं करता हूं। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भाई तू खुद तो करता नहीं, हमें ऐसा मतलब ज्ञान दे रहा है बिना मतलब का, बट नहीं, रुको, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैं जो अपने मेन फंड्स हैं वो एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट जो है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। इन अकाउंट्स के बारे में भी और किस तरीके से आप अपने जो पैसे हैं उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, टैक्सेस अपने बचा सकते हो, हम एक एक चीज के बारे में सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। बैक टू द टॉपिक, अगर आप अपने पैसे एक ही अकाउंट में रखते हो तो देन फॉर श्योर आप अपनी ऑटोमेटिक पेमेंट्स ऑन कर सकते हो कि आपका जिस तरीके से स्टेटमेंट बनी उसी दिन पे आपके पैसे अकाउंट से कट गए। अगर आप मेरे वाले सीन में हो कि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, आपको सबको मेंटेन भी करना है और आप फंड्स भी दूसरे अकाउंट्स में रखते हो, तो उस केस में आप अपने लिए एक एक्सेल की शीट बना सकते हो, जो कि मैंने बनाई हुई है। तीसरा जो रीजन आता है भाई आपका स्कोर डिप होने का, वो है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डालते जा रहे हो। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या जो पिछला पॉइंट देख चुके हैं वो बोलेंगे भाई तेरे पास खुद के पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट मैंने वो सारे क्रेडिट कार्ड एक ही दिन पे अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से मेरा स्कोर जीरो हो जाए एकदम, मतलब एज इन जीरो नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने वो क्रेडिट कार्ड जिनकी मुझे जरूरत है सिर्फ मैंने वो लिए हैं। अब अगर मैं इस वीडियो में आपको 2 या 3 कार्ड्स के बारे में बता दूं और आप बिना सोचे समझे उन कार्ड्स पे अप्लाई कर दो, इसमें गलती फिर ऑब्वियसली आपकी, अगर आपने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की है तो। अगर आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस को क्रिएट करते जा रहे हो, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो है हार्ड इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी एक होती है, दूसरी होती है सॉफ्ट इंक्वायरी। इसके बारे में हम डिटेल एक अलग वीडियो में बात करेंगे जो कि इसी सीरीज का पार्ट होगा, बट मोटा मोटा भी आप ये समझो, हार्ड इंक्वायरी जो होती है वो आपका डिटेल बैकग्राउंड चेक होता है कि आपकी क्या पूरी हिस्ट्री है, किस बैंक के साथ है, कितनी आपने पेमेंट्स मिस की हैं, अगर की हैं तो क्या आपकी जो ओवरऑल लिमिट रही थी उस बैंक के साथ या उस इंस्टीट्यूशन के साथ, A to Z आपकी पूरी चीज चेक होती है जब से आप कनाडा में आए हो तब से लेकर अब तक। सॉफ्ट इंक्वायरी बेसिकली वो होती है, अगर आप अपने बैंक का अगर आप ऐप ओपन करोगे उसके अंदर एक ऑप्शन होगा चेक योर क्रेडिट स्कोर। अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना स्कोर बस एक ओवरव्यू लेते हो, या फिर जैसे वेबसाइट्स आती हैं बोरोवेल होगी, या फिर बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, दो मैं खुद यूज करता हूँ, बोरोवेल है, इंट्यूट है, वो आपकी सॉफ्ट कैटेगरी के अंदर आता है जो कि आपका जो स्कोर है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस क्रिएट करते जाओगे तो आपके ऊपर हार्ड इंक्वायरी होगी आपकी फाइल के ऊपर, और वो रीजन बनेगा आपका जो स्कोर है वो डिप होने का। चौथा रीजन आता है भाई, और ये मान के चलो ये इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रामबाण उपाय इसको समझ लो अगर आपको अपना स्कोर बचाना है मरने से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कार्ड बनवाते हैं अलग अलग कंपनी से, थोड़ा टाइम यूज करते हैं फिर यूज नहीं करते, कार्ड को छोड़ देते हैं। बट उस केस में होता क्या है कि एक तो आपकी क्रेडिट लिमिट तो आपके पास चलो है ही, आप यूज कर सकते हो उसको, आप नहीं कर रहे हो, उस चक्कर में आपको बैंक से मान लो एक आधी बार अगर फोन आ गया कि आप यूज नहीं कर रहे या कुछ भी है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर कार्ड अपना बंद करवा देते हैं। वो बंद करवाना कार्ड एक आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किधर भी आप रहते हो, ये मोटा मोटा हर देश पे अप्लाई होती है चीज। अगर आप अपनी जो क्रेडिट कार्ड है उसको बंद करवा देते हो, उसका सीधा सीधा मतलब ये कि मैंने लेट्स सपोज जनवरी 24 को एक कार्ड लिया और दिसंबर 24 में मैंने वो कार्ड बंद करवा दिया, तो मेरी जो क्रेडिट फाइल होगी उसके अंदर से वो 1 साल का पीरियड डिलीट हो जाएगा। सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास कार्ड है, आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट्स ओके। मेरे पास जैसे 5 कार्ड्स हैं आज की डेट में जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, उनमें से मैं सिर्फ एक यूज करता हूँ। बट अगर मैं बाकी के 4 को अगर बंद करवा दूंगा तो मेरी जो क्रेडिट फाइल है उसके ऊपर से उनका रिकॉर्ड ही हट जाएगा कि मेरे पास वो कार्ड्स कभी थे भी और ये बंदा कभी एग्जिस्ट भी करता था इन कंपनीज के साथ, राइट। तो अगर आप अपना कार्ड यूज नहीं भी करो, स्टिल अपना कार्ड कभी भी बंद मत करवाओ। ये आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है अगर आप अपना कार्ड बंद करवा देते हो, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सेकंड एपिसोड इस सीरीज का समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता हूँ और कौन कौन से आपको यूज करने चाहिए जो कि अच्छे हैं, ताकि आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स मिलते चले जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।